हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 खास करके यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए है ना, चैप्टर 2 का भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे हम लेके आए हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है कि सारे मतलब पॉलिटेक्निक के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लेके आए हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारा ये है कि सदिश राशि इसमें से कौन सा है। सदिश राशि का पहले मतलब समझ लीजिए। देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि जिस राशि में परिमाण के साथ दिशा, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक है ना, उसमें परिमाण भी होता है और कौन सी दिशा है वो भी अगर दोनों अगर बताए तो वो सदिश राशि है। ठीक है, और केवल परिमाण बताए तो वो अदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बताए वो सदिश राशि, जिसमें केवल परिमाण बताए दिशा ना बताए वो क्या है, अदिश राशि। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमें बताना है कि इसमें से सदिश राशि कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, ठीक है ना, तो हमारा वेग है। ठीक है, कैसे, देखिए सदिश राशि का परिमाण और दिशा वेग में दोनों होता है, द्रव्यमान में नहीं होगा। ठीक है ना, चाल में नहीं होगा, दूरी में नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। दिशा आपकी दूरी में कौन किधर की दिशा बताएंगे, चाल में किधर की दिशा बताएंगे, कहीं की दिशा बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे। द्रव्यमान में किधर की दिशा बताएंगे, लेकिन वेग किस दिशा में लगता है वो बता सकते हैं हम, है ना। वेग जब भी लगेगा तो किसी ना किसी दिशा में लगेगा। चाल किसी दिशा में लगता है, नहीं लगेगा। दूरी किसी दिशा में होती है, नहीं होती है। दूरी मतलब दूरी कितना, दूरी किधर, दूरी कुछ तो पता ही नहीं है इसके बारे में, है ना। द्रव्यमान में भी वही है, द्रव्यमान तो ये है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, बचा आपका वेग, यही है सदिश राशि। ठीक है, इसका मैंने पूरा थ्योरी मैंने वीडियो में पहले ही पढ़ा रखा है ना, तो जाके वहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कि निम्न राशियों में से कौन, ऐसे करके देखिए, है ना। देखिए दूसरा क्या है, निम्न राशियों में से कौन सदिश नहीं है। सदिश का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सदिश वो है जो क्या कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है ना, तो उसी वही बताना है कि कौन सा सदिश नहीं है। देखिए त्वरण है, तो त्वरण में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है ना, इसमें सदिश नहीं है, जो नहीं है उसे बताना है। ठीक है, तो त्वरण में दोनों होता है, परिमाण भी होगा दिशा भी होगा, यानी ये सदिश राशि है। ठीक है ना, विस्थापन में भी दोनों होता है, यानी ये भी सदिश राशि है। लेकिन गतिज ऊर्जा में नहीं होता है। ठीक है, दिशा आपकी नहीं होती है ना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो गतिज ऊर्जा है। बात समझ में आई। ठीक है, अब चाहिए, अब देखिए अगला, अगला क्या कह रहा है कि एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है ना। एकांक सदिश का परिमाण होता है, एकांक सदिश क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। एकांक सदिश वो होता है जिसका परिमाण एक हो। ठीक है ना, जिसका परिमाण एक हो वही एकांक सदिश होता है। ठीक है, तो बोल रहा है एकांक सदिश का परिमाण, तो जिसका एक हो वही एकांक सदिश होगा, तो यानी फर्स्ट वाला। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए आगे, ये देखिए P तथा Q परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाणों का परिमाप इतना है ना, कि अनुपात में कौन से संबंध होंगे। ठीक है, तो अधिकतम कब होगा, अधिकतम और न्यूनतम के लिए मैंने बताया था, इसमें दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाण, तो अधिकतम और न्यूनतम परिमाण देखने पड़ेंगे ना क्या होता है ना। P और Q है। ठीक है, तो अधिकतम परिमाण कब होता है, जब हमारा R, R मतलब परिणाम, परिणाम कितना हो हमारा P प्लस Q हो। ठीक है ना, अगर जोड़ देंगे तो अधिकतम हो जाएगा और घटा देंगे तो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, वही तो बोला है, P और Q वाले दो सदिशों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाण, परिणाम, परिणामी का परिमाप 3:1 है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब कि बटे में, तो अधिकतम ये हो गया और न्यूनतम ये हो गया, इसका अनुपात कितना है 3:1, यानी 3/1। ठीक है, यही है ना। तो अब कर दें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
ये अधिकतम वाला है। अधिकतम का क्या होता है कि अधिकतम में हम जोड़ देते हैं ये परिमाण को, ठीक है ना, और न्यूनतम में घटा देते हैं, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू, ये हो जाएगा 3p माइनस 3q, है ना। तो अब p वालों को इधर कर दे, q वालों को इधर कर दे, तो हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो 2p हो जाएगा बराबर, इधर जाएगा तो -4p हो जाएगा, है ना, यही होगा। इधर आएगा -2p हो जाएगा, ये -4p हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, 4q हो जाएगा ना, ये q है ना, 4q हो जाएगा। और ये 2 से 2 बार में 4 कट गया, ये भी कटा है ना, माइनस से माइनस 2 से 2 बार में 4 कट गया। तो फाइनली जो हमारा मिला वो क्या मिला, p बराबर 2q। ये रिलेशन हमारा सही है। तो है कहीं पे ये वाला। बात समझ में आ गई। सिंपल सिंपल चीज़ें, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है ना। मतलब थोड़ा सा हार्ड तभी होगा जब आपको चीज़ें नहीं पता होंगी। मैंने थ्योरी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के 2 बल कार्य करें। यदि उनके बीच का कोण 90 अंश हो तो बलों का परिमाण परिणामी होगा। परिणामी क्या है, आर है आपका, ठीक है ना। तो उसके लिए सूत्र है क्या, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सूत्र है आर बराबर √ p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस थीटा, ये सूत्र है ना। और ये दोनों आपके जो बल कार्य कर रहे हैं ना वो है, ठीक है। 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के 2 बल कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके दोनों बल हैं, ठीक है। और परिणामी आपका ये है, ठीक है ना। तो यही निकालना है, ठीक। तो ये कह रहा है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का 9 प्लस 4 दूनी 8, 8 लिखे 24 कॉस 90, कॉस 90, क्योंकि थीटा का मान 90 अंश दिया है ना, कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करें अगर सॉल्व हम, क्या आएगा, 16 4 20 5 25 प्लस कॉस 90 का मान कितना आता है, कॉस 0 का मान 0 होता है ना, तो कॉस 90 का मान भी 0 हो जाएगा, यानी ये वाला आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, ये वाला 0 हो जाएगा। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर ये 5 का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। ये सूत्र आपको पता होगा, मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। अगर नहीं भी पढ़े हो तो ये 9th 10th का है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, हमारा आंसर हुआ 5 न्यूटन, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 300 न्यूटन बल के 2 समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 अंश का है, उसका मान बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें भी यही सूत्र काम करेगा, है ना, ठीक है। देखिए कैसे वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बस देखना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 300 न्यूटन बल के 2 समान विघटित बल जो कि परस्पर इतने पे हैं उनका मान होगा, ठीक है ना। तो 300 न्यूटन का टोटल बल है, टोटल बल मतलब आर, ठीक है ना। परिणामी का मतलब क्या आता है, टोटल। तो पूरा टोटल बल आपका 300 है ना। तो 300 लिख देंगे बराबर अंडर रूट में समान बल, तो P और Q दोनों समान हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों में समान बल कार्य का, कुछ भी हो सकता है, वो बात समझ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो समान बल काम करे, तो मान लेते हैं कि वो बल F है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो दोनों बल F1 और F2 है, ठीक है ना। दोनों F1 F2 बराबर है, ठीक है। तो हम F ही मान लेते हैं ना कि दोनों F है, ठीक है। तो F प्लस F प्लस 2 F स्क्वायर इंटू कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। यही बस हमें निकालना है।
समान बल बोल रहा है, इसका मतलब दोनों। अब देखिए, अगर हम F1 F2 मानते ना तो लास्ट में क्या करना पड़ता, F1 के जगह पे F2 रखना पड़ता, तभी तो F2 होगा तो जुटेगा। तो हमने डायरेक्ट हमें वहाँ पे सीक्वेंस थोड़ी दिखाना है, वहाँ पे हमें तो किसी तरह सॉल्व करके जितना जल्दी करके आंसर लाना है ना, इसीलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया, काम खत्म। तो उतना करने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को दो मान लो, 2 बार काम खत्म। आखिर में कर उस टाइम भी यही करना पड़ता है ना, दोनों को जोड़ने के लिए F1, अगर यहाँ पे F1 है तो यहाँ पे भी F1 लाना पड़ता है, तो हमने F ही मान लिया दोनों को, काम खत्म। 300 यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका 2F प्लस 2F²। cos 60 का मान कितना होता है, साइन उल्टा होगा ना, साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2, तो cos 60 का मान 1/2 होगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया है ना। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें से एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया ना। ये 2 तो हमने माना है, लेकिन P² प्लस Q² होता है ना, तो यहाँ पे F² प्लस F² ऐसे होगा ना। वही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ पे गलती हो रहा है। ठीक है, आप सही है, स्क्वायर है ना, P² प्लस Q² ऐसे करके है ना। देखिए, आप देखिए, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2F² प्लस F²। ठीक है, 300। ठीक है ना, तो ये 300 बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3F²। ठीक है, अभी अंडर रूट इधर चला आएगा तो सॉरी, अंडर रूट चला क्यों गया आगे, ये तो कट ही जाएगा ना इससे, है, ये तो कट ही जाएगा उससे, बात समझ रहे हैं। एक मिनट, तो कटेगा तो सिर्फ F से कटेगा ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर थोड़े है यहाँ पे तो बस F का स्क्वायर है, तो F वाला कटेगा, 3 वाला तो रहेगा वैसे ही, है ना। ऐसे हो जाएगा, F अलग हो गया क्योंकि F का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर नहीं है ना, 3 का कोई स्क्वायर है नहीं, तो 3 उसी में रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली जो F का मान आ गया वो कितना आ गया, 300 बटा में अंडर रूट 3। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, अब इसका जो है हम हर का प्रमेयीकरण करें तो अंडर रूट 3 का ऊपर, अंडर रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका 300 अंडर रूट 3 बटा 3, ये हो गया 100। तो फाइनली आपका आ गया 100 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है आप बता सकते हैं, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, 73.2 न्यूटन। ठीक है ना, यही आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, बस हल करने का तरीका देखिए किस तरह से हल किया जा रहा है ना, और कुछ इसमें है नहीं। 173.2 यानी ये वाला आपका आंसर सही है। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले यहाँ पे क्या बोला था कि बल के 2 समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 अंश, 2 समान बल, अगर मान लीजिए कि हम F1 और F2 या P1 और P2 मानते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें P1 या तो दोनों को P1 करना पड़ता है या दोनों को P2 करना पड़ता है ना। तो वही काम करना पड़ता है कि P2 के जगह पे P1, P2 बराबर P1 करके P2 के जगह पे P1 रखना पड़ता है, ऐसे करके। तो हमें वहाँ पे अगर हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा होता ना तो वो चीज़ हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आंसर नहीं देखा जाता है आपका देखा जाता है कि जो नियम जो रूल फॉलो किया है आपने या नहीं, उस नियम से उस विधि से लिखा है या नहीं। यहाँ पे तो वो सब का चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे तो जितनी जल्दी आंसर आप ला देंगे उतना आपके लिए बेनिफिट वाला काम रहेगा। ठीक है ना, इतना बात समझ लिया। तो डायरेक्ट हमने दोनों को F मान लिया और जोड़ जाड़ के काम खत्म कर दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 2 समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण क्या होगा। 2 समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है ना, तो उनके बीच का कोण क्या होगा।
उनके बीच का कोण देखिए। देखिए वही चीज़ करना है यहाँ पे भी, है ना। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, है ना। ज़्यादा कुछ इसमें झंझट है नहीं, थोड़ा सा बस, ठीक है। इतना में ही मैं आपको कर दूंगा, है ना। देखिए दो समान वेक्टर, तो आपको सूत्र पता है क्या है, आर बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PS कॉस थीटा है, ठीक है। इतना पता है आपको सूत्र। चलिए यहीं पे कर देते हैं ना। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसे सही कर लें हम, नहीं तो भाई कई लोग महान महान आ जाते हैं देखने ना, थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। अब सही है, दो समान वेक्टर बोला है। समान वेक्टर का मतलब कि जो अंदर वाला P है वो Q के बराबर है, Q है वो P के बराबर है, ठीक है ना। यही समान वेक्टर का मतलब है, ठीक है। तो सूत्र है आपका R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, यही ये सूत्र आपका, है ना। और तो कोई नहीं है। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, जो हमारा मेन R परिणामी है, परिणाम वो कितना दिया है, शून्य दिया है ना, तो शून्य रख देते हैं R को। और ये समान का है ना, तो P1 की जगह पे P2 रखने की जगह पे हम डायरेक्ट ना कर लेते हैं ऐसे, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। समान ही है, आखिर में Q की जगह पे P रखेंगे तभी जुटेगा, डायरेक्ट हमने कर दिया, ठीक है। 2P स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। आप देखिए ये हो जाएगा आपका अंदर क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो अंडर रूट है ना इसको इस साइड भेज देते हैं, जीरो है तो अंडर रूट जीरो इधर आएगा तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होता है ना। तो इधर क्या बच जाएगा आपका 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, इन दोनों में से 2P स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इसको कॉमन लेने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, या फिर ऐसे भी सही था यार, सही था ऐसे भी, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है। ये जो है क्या लिखा था हमने, जीरो बराबर 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा था हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर के इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा 2P स्क्वायर, ठीक है। तो अगर बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो जीरो से भाग देगा, जीरो से भाग देगा तो आपका जीरो ही आएगा ना, 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 को इधर ले आइए तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर -1। कॉस थीटा बराबर -1 किस सिचुएशन में होता है, किस सिचुएशन में होता है, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो। बात समझ रहे, जब थीटा का मान 180 डिग्री होता है तभी आपका -1 आता है कॉस के सिचुएशन में, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री ये वाला। क्वेश्चन समझ में आया, आई होप कि आपको क्वेश्चन कम से कम समझ में तो आ गया होगा, ऐसा नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं और भी सही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देखिए दो सदिशों के परिमाण का मापांक निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है आप बता सकते हैं, दोनों सदिशों के परिमाणों पर, दोनों सदिशों के बीच के कोण पर। परिणामी का मापांक, जो परिणामी का मापांक है वो R है, जो वो किस पे निर्भर करता है, दोनों सदिशों के परिणामों पर निर्भर करेगा या फिर दोनों सदिशों के कोणों पर। आप समझ रहे हैं कि अगर इनमें से अगर कुछ भी हम गड़बड़ करें तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा, इसमें अगर गड़बड़ करें तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आपका दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। ये वाला चीज़ जो है R, ये आपके इस पे भी निर्भर करेगा और इस पे भी निर्भर करेगा, ठीक है। क्योंकि एक भी चीज़ इसमें से अगर इसी का मान जीरो आ गया तो ये सारा का काम खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, तीर की लंबाई क्या कहलाती है, तीर की लंबाई क्या है,
इसमें मैं क्वेश्चन लिखा भूल गया हूँ, तीर की लंबाई क्या व्यक्त करती है, ये बताना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था सदिश के बारे में, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या कहते थ्योरी पढ़ाई थी आपको। तो उसमें मैंने बताया था कि सदिश का जो तीर होता है वो सदिश की दिशा को बताता है ना। तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो बी हो गया, ठीक है। सदिश की दिशा को बताता है, ये भूलना नहीं है, ठीक है ना। सदिश का जो तीर होता है, जो तीर ऊपर ये वेक्टर है ना, वेक्टर, ये दिशा को बताता है, किस दिशा में ये सदिश है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिख रखे हैं, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन सदिश राशि है, ये बताना है ना। तो आप बताएं, निम्न में से कौन सदिश राशि है, बता सकते हैं आप? सदिश राशि कौन है? सदिश का मतलब कि दोनों हो। धारा में दिशा आपकी नहीं पता चलेगी, धारा तो किधर भी बह सकती है ना, इसमें दिशा होनी जरूरी है? नहीं, इसमें दिशा होनी जरूरी है? नहीं। दूरी तो कहीं की भी नापी जा सकती है, आयतन में भी दिशा होनी जरूरी नहीं है। तो आपका बचा कौन? विद्युत क्षेत्र, यही आपका राइट है, ठीक है। बात समझ में आया? सदिश का मतलब कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है ना, नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें बात है। निम्न में से कौन अदिश है, ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप। अदिश राशि कौन है? देखिए, अदिश में क्या होता है कि हमें सिर्फ परिमाण चाहिए होता है, दिशा नहीं होती है ना। तो बल में दिशा होती है, आप कहेंगे हाँ बल में तो दिशा होती है, क्योंकि किस दिशा में बल लगता है वो बताता है, ठीक है ना। बल अचानक नहीं लगेगा, उसको कोई दिशा मिलेगी तभी वो उस दिशा में लगेगा, ठीक है। तो यानी तो कि ये सदिश राशि है ना। वेग भी वही है, सदिश राशि, विस्थापन भी वही है, तो बचा आपका आयतन, ये आपका राइट आंसर है। बात समझ में आया? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सवालों में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, अगर है तो उसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा। अब इसमें मैं आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम के बारे में, है ना। देखिए, अगर ये नोट कर लीजिए, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो, ठीक है ना, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो आपका आर का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो आर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसे कहेंगे क्या हम? शून्य सदिश। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, कि दे देगा थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ये कौन सा सदिश है, तो बोल देंगे कि शून्य सदिश, ठीक है ना। या बोल देगा कि आर का मान 0 है तो थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री, सीधा बोल देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा है आपका कि यदि थीटा का मान 180 डिग्री कब होता है? जब शून्य सदिश होगा ना तो थीटा का मान 90 होगा, ऐसे भी याद करना है, ठीक है। शून्य सदिश कब होगा? जब थीटा का मान 90 होगा। पूछ सकता है कि शून्य सदिश मतलब कितने अंश के कोण होने पे शून्य सदिश होगा, तो आप थीटा का मान 90 देके लगा देंगे, ठीक है ना। समझ में आया? किसी क्या कहते हैं सदिश का परिणामी शून्य है तो थीटा का मान कितना हो सकता है? 90। या पूछ देगा किसी परिणामी का सदिश का परिणामी शून्य है तो वो कैसा सदिश है? तो शून्य सदिश है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो जितना माइंड चला के क्वेश्चंस बनाएंगे आप उतना आपके लिए सही रहेगा, उतना जल्दी आपको याद होगा, ठीक है। देखिए, यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो तब आर जो है ना वो न्यूनतम हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी क्या है? दोनों आपके क्या कहते हैं सदिश है, ठीक है ना। और ये किस सिचुएशन में होता है? न्यूनतम में। न्यूनतम बोले इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया था ना अभी, तो कहा था कि न्यूनतम बोले तो घटा देंगे, अधिकतम बोले तो जोड़ देंगे, ठीक है। जो भी सदिश दिया हो, न्यूनतम बोलेगा तो घटा देंगे, अधिकतम बोलेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर न्यूनतम बोल के अब बोले कि तब थीटा का मान बताइए, ठीक है, तो 180 डिग्री। बात समझे? जैसे यहाँ पे पूछा है आपका परिणामी अधिकतम होगा तो उनके बीच का कोण क्या होगा? ये दोनों सदिश है, ठीक है ना, ये पहला सदिश है, दूसरा सदिश है, ठीक है। तो पूछ देगा कि अगर दोनों सदिश न्यूनतम हो
तो थीटा का मान क्या होगा? दोनों सदिश न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब a माइनस बी, दोनों सदिश आपका न्यूनतम हो तो थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री। क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, अब बने हैं क्वेश्चन, अभी आपके सामने उपस्थित है। ये 2014 में पूछा गया है, मैं ताल ठोक के कहता हूँ 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ये न्यूनतम वाला हो गया। तीसरा है आपका अधिकतम, तो यदि थीटा का मान आपका कितना हो गया? 0 डिग्री हो, तब जो दोनों सदिश होते हैं वो आपके अधिकतम हो जाते हैं। अधिकतम का मतलब कि जोड़ दो आपस में, ठीक है ना। पूछ देगा कि सदिशों का मान सबसे अधिकतम कब होता है ना, तो बोल दें कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो दोनों सदिशों जो सदिश होते हैं वो अधिकतम होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो ये 3 चीज़ आप नोट कर लीजिए, है ना। इससे 90% चांस है आपके क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो जरूर ही आएगा इससे, ठीक है ना। तो ये बात नोट कर लें आप। चलिए आपका चलते हैं क्वेश्चंस में। हमारा क्वेश्चन क्या है? ये है, ठीक है। क्या है? दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच कोण, अधिकतम के लिए क्या मैंने बताया था? अधिकतम के लिए जब थीटा का मान 0 हो तो वो अधिकतम होता है, ठीक है ना। ऐसे ही सवाल बनेंगे, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम वाला आ गया। दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण, तो न्यूनतम के लिए मैंने क्या बताया था? न्यूनतम के लिए 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्म में दिया 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री आपका पाई के इक्वल होता है, ये बात भी याद रहे आपको, याद होगा आपको, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री होगा तो पाई बाई 2, क्योंकि 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 आएगा, तो पाई का मतलब कि 180, ठीक है ना। तो न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम जब 180 अंश रहेगा तब आपका न्यूनतम होगा, ठीक है। ये हो गया। शून्य सदिश की दिशा कैसी होती है? मतलब शून्य सदिश की दिशा निश्चित होती है अनिश्चित होती है, वो बताना है, ठीक है ना, या दोनों होती है। शून्य सदिश का मतलब होता क्या है? शून्य सदिश का मतलब कि जिसकी दिशा निश्चित ना हो, ठीक है ना, यानी इसकी दिशा अनिश्चित है। परिभाषा ही यही है इसका, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर चलते हैं। जैसे इसका है ना, इसके ऊपर चल रहा है तो इसकी दिशा पता चलेगी आपको? इसके ऊपर ही है सट के, पता चलेगी? नहीं पता चलेगी, इसीलिए इसे शून्य सदिश कहा जाता है, क्योंकि पहले ही शून्य है ना, इसके बीच में डिफरेंस ही नहीं है। जब डिफरेंस नहीं रहेगा तो आप दिशा नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, दो बल P1 तथा P2 के परिणामी P2 से 90 डिग्री पर है, ठीक है, तथा इनका परिमाण P2 के समान है, तो P1 का परिमाण क्या होगा? देखिए इसे सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा आप सतर्कता रखेंगे, ठीक है। क्या रखनी है सतर्कता, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। ये 2 पेजेस मैंने जोड़ लिए, इसे कहते हैं क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसे? क्रिएटिविटी, है ना। जोड़ लिया मैंने। आप देखिए, दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P2 के 90 अंश पर है, यानी P2 से 90 अंश पे, यानी इनका परिणामी P2 के समान है, यानी जो आपका परिणामी है R वो किसके समान है? P2 के समान है, ये बात याद रखें, ठीक है। P2 से 90 अंश पर है तथा इनका परिणामी के समान है, P1 का परिणाम बताइए, यही पूछा है ना। तो देखिए, आप पहले सूत्र क्या है? आपका सूत्र है R² बराबर P1, क्योंकि हमें P1 का मान बताना है ना, P1 का मान हमें बताना है, तो P2 का स्क्वायर, P1 P2 ये है आपका ना, P1 और P2, और कहा है कि P2 जो है वो R के भी बराबर है, और P2 जो दूसरा सदिश है वो तो है ही है, लेकिन ये R के भी बराबर है, ठीक है, बोला है सवाल में। तो हो जाएगा आपका प्लस 2P1 P2 cos 90 डिग्री, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? P2, है ना, तो हो जाएगा P2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो P2 का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आपका P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस
इसका कितना मान हो जाएगा, कॉस 90 का कितना होगा, 0। जब इसका 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये P2 अगर इधर चला जाता है तो ये P2 से P2 कट गया, तो P1 का मान कितना आ गया आपका, इसका मान आ गया 0। क्योंकि ये इधर चला जाएगा ना, तो इसमें से इसमें घटेगा तो 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ध्यान से, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है ना, P1 का मान स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर भेज दे तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही रहेगा। क्योंकि 0 को करनी में डालिए, स्क्वायर में डालिए, आपका वही रहने वाला है, ठीक है। बात समझ में आया, साफ साफ इसमें था, कुछ दिया नहीं था, बस ये वाला मेन चीज़ जो नहीं है, ये वाली पकड़नी थी आपको, ठीक है। आपका जो P1 है वो निकल जाता, आंसर यही है आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गए। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो बल जिसमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन ही हो, दोनों बलों के बीच का कोण बताइए। ये तो और सिंपल है यार, सब कुछ बोल दिया है कि परिणामी भी 3 न्यूटन है और दोनों बल भी 3 न्यूटन है ना। तो सिंपली जो आपका फॉर्मूला है वो क्या, R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये आपका है, ठीक है। तो ये कितना है, 3 बोला है, तो तितली के 9, ये भी 3 बोला है, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6, 6 बार 6 18 कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखिए 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 आपका 18 हो जाएगा, है ना। पहले तो काम करिए, 9 9 18, ठीक है। तो 9 बराबर 18 प्लस 18 कॉस थीटा, है ना। तो इसमें से 18 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये 9, 18 को इधर लेके आए बराबर के, तो ये 9/18 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 9 का 9, 9 दूनी 18, क्या हो गया, ये हो गया 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 को इधर लेके आए तो हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, -1/2 हो जाएगा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा का कब मान -1/2 होता है, आपको पता है थीटा का मान कब -1/2 होता है। देखिए थीटा का मान जब 60 डिग्री होता है तो आपका होता है 1/2, ये माइनस में है यानी 60 का 2 गुना 120, 120 डिग्री जब रहता है तो आपका -1/2 हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपका जो मान है वो रियल वाला जो आंसर है ये वो 120 है, ठीक है। ये वाला डी, इनके बीच का कोण 120 है। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो बल सदिशों के परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है, ठीक है ना, वो परस्पर लंबवत लगे हैं तो उनके परिणामी बल का परिणाम क्या होगा, मैंने आर पूछा है, ठीक है। बता दूं अच्छे से, देखिए यही बता देता हूँ, है ना, ज़्यादा इसमें ये नहीं है, यही बता देता हूँ, ठीक है। आर पूछा है आपसे, ठीक है, क्योंकि परिणाम होगा, ठीक है ना। R² बराबर क्या होता है, P² कितना दिया, 6 का कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। Q² 64 हो जाएगा, प्लस 2 × 6 × 8 कॉस, लंबवत बोला है, लंबवत कब होता है, जब लंबवत होता है 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। बातों को पकड़िए यहाँ से, ये बोला है कि वो परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब कि लंबवत किस सिचुएशन में होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब हम लंबवत बोलते हैं ना। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है इशारों से कि भाई थीटा का मान 90 है, ठीक है। इसे सॉल्व करें, इन दोनों को जोड़ें तो 6 4 10 और 6 7 8 9 100 हो जाएगा ये, ठीक है, 100 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 8 120, 12 8 12 5 7 बच्चों को 72 44, 12 8 96 होगा रे गदावा, 96। कॉस 90 का मान कितना होगा, कॉस 90 का मान आपका हो जाएगा 0, तो ये भी तो 0 ही हो गया,
है ना। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 100, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है ना, ये जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो आर का मान 10 हो गया। यही आपका आंसर है, कितना 10। यहाँ पे लंबवत बोला है, थोड़ी बातों को पकड़िए, ठीक है ना। लंबवत बोला है, लंबवत का मतलब कि जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब जाके जो आपके सदिश हैं वो लंबवत होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, किसमें, थ्योरी में। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, नहीं तो बहुत सी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है सवाल में कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग के अनुपात में क्या मिलता है आपको, तो संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान मिलता है, याद कर लीजिए, ठीक है। संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान मिलता है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, ठीक है ना, व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, ठीक है। तो आपका है द्रव्यमान, याद कर लीजिए, द्रव्यमान आपका एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, ठीक है ना। इनमें से अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कि जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो, ठीक है। संवेग में दिशा होती है, बल आघूर्ण में भी दिशा है, तो आपका राइट आंसर है ऊर्जा, ठीक है। याद कर लीजिए सब, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला, ठीक है ना, ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि है, द्रव्यमान है। इनमें से कौन सी व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा आपका अदिश राशि है, अदिश राशि ऊर्जा है ना। ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट है, इसे देख ले। इनमें से कौन सा अविमीय राशि है जिसकी बीमा ना हो, इसमें से किसकी बीमा नहीं है, कौन सी अविमीय राशि है ना। तो इसमें नियतांक को तो हटा दीजिए, नियतांक तो अलग ही है सिस्टम, इसको हटा दीजिए। इसकी बीमा होती है, इसकी बीमा नहीं होती, विकृति की बीमा नहीं होती है, ठीक है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती, याद कर लीजिए, पूछेगा जरूर, ऐसे सवाल पूछता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, किससे संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, ठीक है, याद कर लीजिए। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं छाट के लाया हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के लेके चला आया है ना। बल की परिभाषा किससे संबंधित है, गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम है, गति के तीसरे नियम, किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए, गति के पहले नियम से, बल की परिभाषा गति के पहले नियम से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संभव है, ये से है, के नहीं है, ठीक है। जल में तैरना गति के किस नियम से संभव है, न्यूटन की गति के किस नियम से संभव है, पहला, दूसरा या तीसरा, बताएं, किस नियम से संभव है। आपका तीसरे नियम से, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको पता है ना, जब नीचे से आप किसी पे बल लगाते हैं तो वो भी आपको बल लगाता है ना, तो इसीलिए आप पानी में डूब नहीं पाते हैं, आपका आयतन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और आप पानी के अंदर जाते हैं तो पानी भी ऊपर नीचे से फोर्स लगाता है, ठीक है। शायद यही है, अगर भूल चुका हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी दिमाग में आ नहीं रहा है वो बात, शायद यही है, ठीक है। लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ये तीसरा सही है, तीसरा नियम राइट है, ठीक है। अब देखिए इस जो क्या कहते हैं चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या किसके अनुक्रमानुपाती है, बल के अनुक्रमानुपाती है या बल के व्युत्क्रमानुपाती है या शून्य है। असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती है, आपका बल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का जो चैप्टर में जो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक से एक बढ़ के क्वेश्चन से कोई मामूली क्वेश्चन नहीं थे, है ना। देखिए क्या क्या कराया मैंने, ये वाला पूरा
ठीक है, ये सारी चीज़ें कराई है ना। ये देखिए इधर भी है, लगभग 5 या टोटल क्वेश्चंस आपके 25 है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस एक चैप्टर से अगर आप करते हैं, जिसमें आधे न्यूमेरिकल और आधे जो मॉक है आपके, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि आपका नैया पार है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आऊँगा। ठीक है, और अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो जाके चैनल में आप थ्योरी देख लें। ठीक है ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।